मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रंजीत सिंह गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज चक 5 बेलम श्री विजयनगर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अपने जीव विज्ञान शिक्षण विषय का अध्ययन कर रहे थे, तो कल अपने इसके अंदर टॉपिक शुरू किया था जीव विज्ञान की पाठ्य पुस्तक। तो उसके बारे में अपने कल डिस्कस किए थे कुछ पॉइंट। तो कुछ पॉइंट इसके अंदर जो रह गए थे वो जब अपने आज वाली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज अपने विषय जीव विज्ञान अपना प्रकरण रहेगा जीव विज्ञान की पाठ्य पुस्तक, जो कल अपने शुरू किया था वही है। तो इसके अंदर अपना टॉपिक आज जो कल रह गया था कि जीव विज्ञान पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं। कल अपने जीव विज्ञान पाठ्य पुस्तक का अर्थ वगैरह कर लिया था और उसके चयन के सिद्धांत कर लिए थे कि जीव विज्ञान पाठ्य पुस्तक का चयन करते समय कौन से सिद्धांत जो इनको अपने लागू करना है। तो आज अपने करेंगे इसके अंदर कि जीव विज्ञान पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए। अपने जो पाठ्य पुस्तक लेनी है जीव विज्ञान की या जिसको अपने बनाना है उस पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं जीव विज्ञान की पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं, या ऐसे भी आ सकते हैं जीव विज्ञान की पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए। दोनों का आंसर एक ही है, बुक कैसी होनी चाहिए या इसकी क्या क्वालिटी विशेषताएं होती हैं, उसके बारे में अपने डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर अब सबसे पहले अपने पास भूमिका या प्रस्तावना। तो ये अपने को पता है सभी को कि जो पाठ्य पुस्तक है इसके अंदर ये पॉइंट अपने सारे रखने हैं, मतलब उसमें होने चाहिए। फिर विषय सूची व अनुक्रमणिका, भूमिका या प्रस्तावना स्टार्टिंग में होगी, फिर विषय सूची या उसकी अनुक्रमणिका इंडेक्स जो होता है, फिर पाठ्य वस्तु उसके अंदर जो मैटर दिया जाएगा विषय वस्तु का उसके बारे में, फिर पाठ्य वस्तु का प्रेजेंटेशन प्रस्तुतिकरण, मतलब उसको प्रेजेंट कैसे किए गए बुक के अंदर, फिर पाठ्य वस्तु का संगठन, मतलब वो बनाया कैसे गया, उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे किया गया, विषय वस्तु जो मैटर डाला गया बुक में, फिर बुक की भाषा कैसी होनी चाहिए, ये कैसी अच्छी रहती है, उदाहरण बुक के अंदर क्या दिए गए हैं कि नहीं दिए गए, ये भी विशेषताओं में। फिर हमने इसमें सीखने वाले का कार्य, ठीक है, सीखने वाले कार्य मतलब उसमें जो मैटर ऐसा कुछ डाला गया जिससे बच्चे समय करके कुछ सीखें। आकार बुक का कैसा होना चाहिए, मुद्रण उसका जो प्रिंटिंग वगैरह उसके बारे में, और मूल्य बुक का कैसा होना चाहिए। ये जो है ये बुक की विशेषताएं होती हैं, इनके बारे में अपने डिस्कस करनी है आज। तो इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि प्रस्तावना जो है या इसकी भूमिका है तो वो एक स्टार्टिंग के अंदर, क्योंकि बुक जो है उसका आधार उसकी प्रस्तावना से शुरू होगा। कोई भी अपने लेख लिखते हैं, निबंध लिखते हैं तो उसकी पहले प्रस्तावना या भूमिका आती है। तो इसी प्रकार कोई भी अगर अपने बुक है, जो जीव विज्ञान की बुक है, तो उसकी भूमिका या प्रस्तावना है, उसमें उस पूरी विषय वस्तु का उस बुक में जो दी गई है उसका संक्षेप होना चाहिए, उसका आधार होना चाहिए। अगर बुक की प्रस्तावना या भूमिका अच्छी है, स्टार्टिंग में दी जाती है, कोई भी बुक को उसके फर्स्ट पेज पे प्रस्तावना दी होती है, तो उस प्रस्तावना से उस बुक के अंदर जो भी मैटर दिया गया उसके बारे में अपने को संक्षिप्त जानकारी मिल सकती है। तो अच्छी प्रस्तावना या भूमिका वाली बुक कहने का मतलब जीव विज्ञान की होनी चाहिए, ताकि उसको अपने देख करके आसानी से बुक के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकें। फिर इसके अंदर आ जाता है कि विषय सूची व अनुक्रमणिका। अब जो विषय सूची है बुक की, अपने कह सकते हैं कि स्टार्टिंग के अंदर बुक के अंदर जो भी लेसन दिए हुए हैं, यूनिट के अंदर जो भी टॉपिक हैं, तो वो उन सभी लेसनों का नाम स्टार्टिंग में इंडेक्स, जो अनुक्रमणिका जिसको अपने कहते हैं, उसके अंदर लिखा हुआ होता है, इंडेक्स बना होता है स्टार्टिंग में, तो वो बुक के अंदर होना आवश्यक है। उसको देख करके अपने आसानी से जिस अध्याय का अध्ययन करना चाहते हैं उस अध्याय के अंदर अपने जा सकते हैं। तो इसमें जीव विज्ञान के जो पाठ्य पुस्तक है उसमें विषय सूची का होना आवश्यक है, विषय सूची और इंडेक्स या अनुक्रमणिका होनी चाहिए। फिर इसके अलावा इसमें संदर्भ पुस्तकों का नाम भी दिया जा सकता है। इसी के अंदर संदर्भ पुस्तकें मतलब रेफरेंस बुक, जिनकी सहायता ली गई उस बुक को बनाने के लिए, उन बुकों के बारे में भी अपने उसके अंदर बता सकते हैं। फिर आती है पाठ्य वस्तु। पाठ्य वस्तु मतलब उस बुक के अंदर जो सामग्री दी गई है, जो शिक्षण बिंदु दिए गए हैं। तो जीव विज्ञान की जो पाठ्य वस्तु है वो प्रासंगिक होनी चाहिए, उपयुक्त उदाहरण वाली होनी चाहिए, मतलब वो उस बच्चों के मानसिक स्तर के अनुकूल होनी चाहिए जिस कक्षा के बच्चों के लिए इसको बनाया गया है। जैसे छठी क्लास की बुक है या 7वीं क्लास की है या 11वीं की है, 12वीं की है, तो हर क्लास के बच्चों का मानसिक लेवल जो है वो अलग अलग है। तो जिस क्लास के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक बनाई गई है उस क्लास के बच्चों का जो मानसिक स्तर है उसी के अनुरूप उसके अंदर पाठ्य वस्तु
होनी चाहिए, जिसको अपने विषय वस्तु भी कह सकते हैं, शिक्षण बिंदु भी कह सकते हैं, तो वो उस बुक के अंदर उसी प्रकार के होने चाहिए। फिर पाठ्य वस्तु का प्रेजेंटेशन या प्रस्तुतिकरण, तो जो भी अपने बुक लिए है, जैसे जीव विज्ञान की बुक की अपने बात कर रहे हैं, तो इसमें जो पाठ्य वस्तु है उसका प्रस्तुतिकरण भी सरल शब्दों में, सरल भाषा में और उदाहरणों सहित होना चाहिए, ताकि बच्चे उसको आसानी से समझ सकें। क्योंकि जीव विज्ञान की पाठ्य पुस्तक की बात कर रहे हैं तो इसमें जो डायग्राम है, जो चित्र है, वो भी बीच बीच में पाठ्य वस्तु के अनुसार या शिक्षण बिंदुओं के साथ दिए जाने चाहिए। रेखा चित्र की अगर जरूरत है तो रेखा चित्र भी इसमें दिए जाने चाहिए, ताकि उनको देख करके बच्चे आसानी से इसको समझ सकें और इसका अध्ययन कर सकें। फिर पाठ्य वस्तु का संगठन मतलब उस पाठ्य वस्तु के अंदर जो विषय वस्तु है उसको किस प्रकार से प्रेजेंट किया गया, उसको कैसे बनाया गया, ठीक है, कौन कौन सी रेफरेंस बुक से उसका अपने डाटा लिया गया और उसमें क्रम कैसे रखा गया। मतलब सरल विषय वस्तु को जो है पहले रखना चाहिए, कठिन विषय वस्तु को बाद में। स्टार्टिंग के अंदर जब अपने लेसन का क्रम निर्धारित करेंगे, विषय वस्तु का संगठन करते समय ये ध्यान में रखेंगे कि सरल विषय वस्तु पहले और कठिन विषय वस्तु बाद में होनी चाहिए। अगर स्टार्टिंग में अपनी कठिन विषय वस्तु दे देंगे तो बच्चों को वो बुक जो है अरुचिकर लग सकती है, पढ़ने में समस्या आ सकती है। तो संगठन के अंदर विशेष रूप से ध्यान रखें, विषय वस्तु एक तो बच्चों के मानसिक स्तर के अनुकूल हो, सरल से कठिन की ओर होनी चाहिए, ताकि बच्चे उसको आसानी से समझ सकें और उसका उपयोग कर सकें। फिर इसमें इकाइयाँ और उप इकाइयों में इसको विभाजित करना चाहिए। जैसे अपने इसके अंदर जो मैटर लिए है, विषय वस्तु लिए, अगर वो ज़्यादा बड़ी है तो कोई एक लेसन की या एक यूनिट की, तो उसको सब यूनिट में डिवाइड कर सकते हैं। अपने इकाई के अंदर अगर मैटर ज़्यादा है तो उसको उप इकाई में विभाजित कर देना चाहिए, ठीक है। तो इकाइयाँ और उप इकाइयाँ ये उसके विषय वस्तु के अंदर होनी चाहिए। अलग अलग इकाइयाँ और उप इकाइयों में बांट करके बच्चा जब विषय वस्तु का अध्ययन करेगा तो उसको पढ़ने में समस्या नहीं आएगी और वो अच्छे से उस बुक की सहायता से अपना अध्ययन कर सकता है। फिर भाषा की बात आती है, तो भाषा के अंदर जो बुक के अंदर शब्दावली का उपयोग किया गया, भाषा का उपयोग किया गया, वो सरल होनी चाहिए, शब्द ऐसे होने चाहिए बच्चे आसानी से जिसको समझ सकें, और वाक्यांश प्रस्तुत जो है वो छोटे छोटे करने चाहिए। जैसे उसमें जो अपने सेंटेंस यूज कर रहे हैं, वाक्य यूज कर रहे हैं, वो भी ज़्यादा बड़े बड़े नहीं होने चाहिए। मतलब शॉर्ट रूप में, छोटे रूप में बच्चों को समझाने के लिए भाषा रखनी चाहिए बुक में, ताकि बच्चे उसको आसानी से समझ सकें। भाषा की जो शैली है वो सरल होनी चाहिए, और कठिन जो शब्द होते हैं या जो जैसे अपने कह सकते हैं वैज्ञानिक शब्द होते हैं, उनको बुक के लास्ट में शब्दावली के रूप में एक्सप्लेन करना चाहिए, बताना चाहिए, उनका अर्थ और उनकी परिभाषा वैज्ञानिक शब्दावली के रूप में पीछे दी जानी चाहिए, ताकि बच्चे उसका उपयोग करके आसानी से उसको समझ सकें। फिर आ जाता है उदाहरण। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है जीव विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के अंदर। तो उदाहरण जो है वो विज्ञान के अंदर अति आवश्यक है, क्योंकि जब किसी भी विषय वस्तु को पढ़ाने के बाद उसको उदाहरण दिया जाएगा उसका, तो उदाहरण की सहायता से बच्चा उसको आसानी से समझ सकता है और उसका अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर सकता है। शिक्षक बच्चों को उदाहरण का आंसर घर से करने के लिए भी दे सकते हैं, गृह कार्य के रूप में। तो बच्चे जब समय करके सीखते हैं तो वो ज्ञान ज़्यादा स्थायी होता है, लंबे समय तक रहता है। इसलिए पाठ्य पुस्तक के अंदर उदाहरण भी दिए जाने चाहिए। हर इकाई और या उप इकाई हो, उसके अंदर एक टॉपिक या शिक्षण बिंदु जब खत्म हो जाए तो उसके तुरंत बाद उसका उदाहरण दिया जाना चाहिए, क्योंकि विज्ञान जो है वो चित्रों और उदाहरणों की सहायता से ही बच्चों को अच्छे से समझाई जा सकती है। विज्ञान में 3 चीज़ें मुख्य आती हैं, एक तो प्रयोगात्मक कार्य, एक उदाहरण और एक चित्र। तो उदाहरण भी इसका मुख्य भाग है, इसलिए विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के अंदर उदाहरणों का समावेश होना चाहिए। इसके बाद अगला अपने पास सीखने वाले कार्य। तो विज्ञान के अंदर उदाहरणों के अलावा प्रश्न बीच में या लेसन के लास्ट के अंदर प्रश्न दिए जाने चाहिए, और प्रश्नों के अंदर ऐसी अपने विषय वस्तु डाल सकते हैं जिससे बच्चा जो है सीखने वाले कार्य के रूप में उसका उपयोग कर सके, या ऐसी विषय वस्तु प्रश्नों के अंदर डालनी चाहिए जिससे बच्चा समय उसको करके कुछ नया सीखे। तो सीखने वाले कार्य की जो है योजना बुक के अंदर होनी चाहिए,
किसी जगह पे कोई उदाहरण ऐसा हो या कोई प्रश्न ऐसा डाल दिया जाए या कोई चित्र ऐसा हो जिसको बच्चा समय करके देखे और सीखने वाले कार्य के रूप में इसका उपयोग कर सके। ये पाठ्य पुस्तक के अंदर होना आवश्यक है। अभी आकार की बात करें अपने, तो जो बुक का आकार है इसके अपने सिद्धांत के अंदर भी बात की थी, चयन के सिद्धांत में भी आता है ये और उसकी विशेषताओं में भी आता है। तो पुस्तक की जो बाह्य आकृति होती है, एक तो वो आकर्षक होनी चाहिए। अपने कल इसकी बात की थी, बाह्य आकृति आकर्षक होगी तो छोटी क्लास के जो बच्चे हैं उस बुक को पढ़ने में जो है ज़्यादा ध्यान लगाएंगे, या अपने कह सकते हैं कि उनकी रुचि उसके प्रति ज़्यादा होगी, उसके प्रति वो आकर्षित होंगे पढ़ने के प्रति। बुक के जो जिल्त भी उसकी अच्छी होनी चाहिए, डिजाइन वाली, और उसकी बाइंडिंग जो है वो भी अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा उसमें जो चित्र है वो रंगीन होने चाहिए ताकि जो है बच्चे उसको आसानी से समझ सके। इसके अलावा आकार के अंदर अपने ये भी बात कर सकते हैं, बुक का आकार बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए, बच्चों के लेवल के अनुसार होना चाहिए। अगर बुक का आकार बहुत ज़्यादा बड़ा है तो बच्चे उसको अपने बैग के अंदर स्कूल में लाने में असुविधा महसूस करते हैं, तो बच्चे उस बुक के प्रति उनका लगाव कम होता जाता है। इसलिए बुक का आकार ऐसा होना चाहिए बच्चा उसको बड़ी आसानी से स्कूल में भी ला सके, घर पर भी उसका अध्ययन कर सके। तो आकार का भी विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि इसमें विषय वस्तु भी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होनी चाहिए, बच्चों के मानसिक स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। फिर मुद्रण आ जाता है, प्रिंटिंग वगैरह जो है। मुद्रण में मतलब जो उसमें दिया गया डाटा वो स्पष्ट होना चाहिए, कागज अच्छे का उपयोग किया जाना चाहिए, उसमें सफ़ेद कागज, वाइट कागज हो, और उसमें जो शब्दों की प्रिंटिंग है वो अच्छे से साफ सुथरी होनी चाहिए। शब्दों का आकार बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए, और उसके बीच की दूरी भी निश्चित होनी चाहिए। अक्षर बहुत ज़्यादा पास भी नहीं लिखी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें मुद्रण के अंदर आ जाती हैं। तो मुद्रण का अपने को विशेष रूप से ध्यान में रखना है जब अपने इसकी विशेषताओं की बात करनी है। उसके बाद मूल्य की बात करते हैं अपने भी। तो मूल्य बुक का ऐसा होना चाहिए, कल अपने सिद्धांतों में भी पढ़ लिया था कि पाठ्य पुस्तक का मूल्य इस प्रकार का होना चाहिए कि हर बच्चे की पहुंच में हो वो पाठ्य पुस्तक, हर बच्चा उसको आसानी से खरीद सके और उसका उपयोग अच्छे से कर सके। ठीक है, इसके अलावा कुछ विशेषताएं और हैं। इनके अलावा अपने और विशेषताओं की बात करें तो बुक के अंदर एक अपने ये भी कह सकते हैं कि इसके अंदर जो पेपर यूज किया जाता है, इसमें एक आर्ट पेपर आता है। आर्ट पेपर मतलब जो स्पेशल बुकों के लिए बनाया जाता है, उस प्रकार के पेपर का अपने उपयोग कर सकते हैं। और इसमें विषय वस्तु जो रखी है उसका छपाई जो है वो साफ होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, और उसमें अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए। विषय वस्तु के अंदर त्रुटियाँ नहीं होनी चाहिए। त्रुटियाँ अगर ज़्यादा होंगी, बार बार होंगी, तो बच्चों को उस विषय वस्तु को समझने में कठिनाई आ सकती है। प्रस्तावना की हमने बात कर ली। प्रस्तावना के अंदर संक्षिप्त में पूरी बुक का डाटा दिया जाना चाहिए ताकि बच्चे उसको स्टार्टिंग से देख करके आसानी से उसके बारे में समझ सके। उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सहायक होनी चाहिए। विज्ञान की जो पाठ्य पुस्तक है जीव विज्ञान की, वो जिस उद्देश्यों को लेकर के बनाई है उस उद्देश्यों की पूर्ति करने वाली होनी चाहिए। क्योंकि कोई भी क्लास की जो पाठ्य पुस्तक है उसको बनाने में कुछ उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। जैसे बीएड के अंदर बच्चे पढ़ते हैं कि ज्ञान है, अवबोध है, ज्ञानोपयोग है, कौशल है, ये उद्देश्य होते हैं। लेसन प्लान के अंदर अपने पढ़ते हैं। इन उद्देश्यों को लेकर के ही बच्चों को लेसन पढ़ाया जाता है, मतलब विषय वस्तु का अध्ययन करवाया जाता है। विचारों उद्देश्यों की पूर्ति करने वाला वो लेसन होना चाहिए। ऐसे जब कोई पाठ्य पुस्तक बनाई जाती है उसके अंदर भी उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। तो पाठ्य पुस्तक ऐसी होनी चाहिए जो निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति करने वाली हो, मतलब बच्चों के अंदर जो चारों उद्देश्य हैं, ज्ञान और बोध है, ज्ञानोपयोग और कौशल है, इसकी वो पूर्ति करती हो। ऐसे विषय वस्तु उस बुक में डाली जानी चाहिए। फिर पाठ्य पुस्तक पाठ्यक्रम के अनुसार ही निर्धारित होनी चाहिए, क्योंकि हर क्लास के लिए अपने करिकुलम पहले बढ़ चुके हैं, पाठ्यचर्या। तो हर क्लास के लिए करिकुलम जो है वो निर्धारित किया जाता है। पहले जो शिक्षा विभाग है वो कक्षा के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण करता है। तो जो क्लास का पाठ्यचर्या है निर्धारित की गई है उसी के अनुसार बुक बनाई जानी चाहिए। उसमें जो उसकी अनुक्रमणिका है, जो विषय सूची है, वो पाठ्यक्रम के अनुसार होनी चाहिए ताकि बच्चे के मानसिक स्तर के अनुकूल हो और बच्चे इसको आसानी से समझ सकें। तो ये आपने इसमें ध्यान रखना है। इसके अलावा आपने ये कह सकते हैं कि प्रस्तुतिकरण, इसका प्रेजेंटेशन भी इस प्रकार का हो कि बच्चे उसको आसानी से समझ सके
उसकी भाषा शैली अच्छी होनी चाहिए, सरल से कठिन की और सूत्र जो इसका उपयोग किया जाना चाहिए। तो ये थी अपने पास पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं। ठीक है, आप इसको एक बार अच्छे से देख लो। इसके बाद अब अपने इसके अंदर इसकी पाठ्य पुस्तक की विशेषताओं के बाद बात करें तो इसमें अपने अभी अध्ययन करेंगे। एक तो इसका आलोचनात्मक व्याख्या, समालोचनात्मक कह सकते हैं, और एक इसका महत्व क्या है। ठीक है, तो इसके बाद अपने वो शुरू करते हैं। इसमें देखते हैं जीव विज्ञान पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता। ठीक है, मतलब जीव विज्ञान की जो पाठ्य पुस्तक है या किसी भी विषय की अपने कह सकते हैं जो पाठ्य पुस्तक है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। अब आवश्यकता के अंदर अपने ये भी देखेंगे कि शिक्षक को पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता पड़ती है तो क्यों पड़ती है। ठीक है, और बच्चों को इसकी पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता पड़ती है तो क्यों पड़ती है। तो अपने इसमें दोनों चीज़ें देखनी है। तो आवश्यकता के अंदर अपने ये चीज़ देखेंगे कि इसके फायदे, ठीक है, और इसके नुकसान, ये भी अपने उसमें अध्ययन करने हैं। इसकी आलोचनात्मक या समालोचनात्मक व्याख्या, और दूसरा इसके अंदर अपने पढ़ेंगे कि इसके अंदर फिर सुधार क्या क्या किए जा सकते हैं पाठ्य पुस्तक के अंदर, या अपने इसमें सुधार करने योग्य बातें क्या क्या जिससे पाठ्य पुस्तक बहुत अच्छी बन सके। तो पहले अपने इसका अध्ययन करते हैं कि इसके अंदर जीव विज्ञान पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता। एक तो शिक्षक को जो अपना विषय वस्तु होती है उसके अंदर उसकी अच्छे से तैयारी करने के लिए शिक्षक प्री प्लान कर सकता है अपने लेसन का पाठ्य पुस्तक की सहायता से, और वो कक्ष में इसका अच्छे से अध्ययन करवा सकता है। अगर शिक्षक के पास शिक्षण बिंदु पहले से निर्धारित होगा तो वो उसका अच्छे से अध्ययन करवाएगा और बच्चों को उसका प्री प्लान किया हुआ मैटर जो अच्छे से समझ आ सकता है। अगर शिक्षक के पास मैटर पहले से तैयार नहीं होगा, प्री प्लान नहीं होगा, तो उसके द्वारा कराया गया जो मैटर है वो बच्चों को हो सकता है अच्छे से समझ में ना आए। दूसरी बात, इसके अंदर बच्चों को भी पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता पड़ती है। बच्चे जो है शिक्षक जब उनको गृह कार्य कोई देता है या कोई उदाहरण के बारे में बताता है तो बच्चे घर जाके उसका अच्छे से पाठ्य पुस्तक की सहायता से उसका अध्ययन कर सकते हैं, उसकी सहायता ले सकते हैं उसको करने के लिए। फिर पाठ्य पुस्तक के अंदर दूसरी बात ये आ जाती है कि जो कार्य पहले से करवा दिया गया है, एक बार शिक्षक ने करवा दिया कक्षा में, अगर उसका दोबारा से अध्ययन करना है बच्चों ने, ठीक है, तो वो दूसरी बार पाठ्य पुस्तक की सहायता ले सकते हैं। क्योंकि बच्चों को जो कार्य कक्षा में करवा दिया गया है उसको वो अपने नोटबुक में लिखते हैं। कुछ मैटर ऐसा होता है जो पाठ्य पुस्तक के अंदर लिखा होता है, तो उस पाठ्य पुस्तक वाले मैटर को बच्चे एग्जाम के समय में या दोबारा से उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता है। कहने का मतलब इसमें दोनों चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है कि शिक्षक को भी इसकी आवश्यकता पड़ती है और बच्चों को भी इसकी आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा अपने इसमें आवश्यकता के अंदर ये बात भी बता सकते हैं कि भारत जो है एक निर्धन देश है, इसके अंदर बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो विद्यालय नहीं जा पाते हैं, विद्यालय के अंदर अच्छे से शिक्षण कार्य नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे बालक जो विद्यालय अच्छे से नहीं जा पाते या विद्यालय के अंदर जाके शिक्षण नहीं कर पाते, उनके लिए एक मात्र पाठ्य पुस्तक की सहारा होती है जिसकी सहायता से वो अपना अध्ययन करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक एक शिक्षक का ही काम करती है। जो बच्चे किसी कारणवश स्कूल की फीस नहीं भर सकते और या विद्यालय नहीं जा सकते, तो उन विद्यार्थियों के लिए पाठ्य पुस्तक जो है एक शिक्षक का काम करती है और उनकी सहायता करती है पढ़ने के अंदर। इसके अलावा किसी भी एक ही विषय जो है उसकी पाठ्य पुस्तक अपने आप में परिपूर्ण नहीं हो सकती, तो बहुत सारी अन्य जो पुस्तकें होती हैं जो सहसंबंध रखने वाले विषय हैं उस विषय से, तो उनकी पाठ्य पुस्तकों की सहायता भी शिक्षक जो है अपने विषय के ज्ञान को बढ़ाने में ले सकता है। तो पाठ्य पुस्तक की सहायता से शिक्षक जो है अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए दूसरे सहसंबंधित विषयों की पाठ्य पुस्तकों की भी सहायता लेता है। इसके अलावा जो पाठ्य पुस्तक होती है उसमें मनोवैज्ञानिक ढंग से कर्म से जो है विषय वस्तु दी होती है जिसका अध्ययन शिक्षक बच्चों को कर्म से अच्छे से करवा सकता है और बच्चे उसका उपयोग अच्छे से कर सकते हैं। छात्रों को सीमित
ज्ञान जो है ये शिक्षक कक्ष में दे सकता है, लेकिन अगर उसको विस्तृत रूप में पढ़ना है तो बच्चे उसके लिए अपनी बुक की सहायता लेते हैं। बुक के अंदर विस्तृत रूप से ज्ञान दिया होता है, एक्सप्लेन किया होता है, बहुत सारे उदाहरण, जैसे गणित की पाठ्य पुस्तक की बात करें उसमें प्रश्नावली के अंदर बहुत सारे सवाल दिए हैं, बच्चे उनको अध्ययन करके देखते हैं, हल करके देखते हैं। ऐसे जीव विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के अंदर पीछे जो प्रश्न दिए होते हैं लेसन के लास्ट में, जब बच्चे उनको देखते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, तो उनमें तर्क शक्ति जो है उसका विकास होता है और वो अपने ज्ञान के अंदर बढ़ोतरी कर सकते हैं। फिर इसके अलावा अगर अपने बात करें तो इसमें शिक्षक और जो है छात्र दोनों को पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता होती है अपने अध्ययन के, शिक्षकों को अध्ययन करवाने के लिए और बच्चे को अध्ययन करने के लिए। ठीक है, तो अब अपने इसके अंदर 4 पॉइंट कर लिए हैं जीव विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के अंदर। एक तो अपने इसका अर्थ कर लिया था पहले, फिर अपने जीव विज्ञान के पाठ्य पुस्तक चयन के सिद्धांत कर लिए, उसके बाद अपने कर लिया तीसरा पॉइंट जो था अपना जीव विज्ञान पाठ्य पुस्तक की विशेषता या जीव विज्ञान की पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए। उसके बाद अपने चौथा पॉइंट कर लिया जीव विज्ञान पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता क्यों पड़ती है, शिक्षक को क्यों पड़ती है और बच्चों को क्यों पड़ती है। इसके अलावा इसमें पाठ्य पुस्तक के अंदर 2 टॉपिक रह गए हैं, ठीक है, उनका अपने कल वाले वीडियो के अंदर अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।